नमस्कार। द डीप डाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो सामग्री है वो पहली नजर में बहुत सीधी सादी लग सकती है। ये कक्षा 9 के जीव विज्ञान के नोट्स हैं। हाँ, लेकिन इनमें जो तस्वीरें और रेखाचित्र हैं वे जीवन की एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। कहानी इस सवाल से शुरू होती है कि कोई भी जीव, चाहे वो हम इंसान हो या एक विशाल पेड़, बनता कैसे है। सही बात है। शुरुआत तो एक ही कोशिका से होती है, पर फिर वो अरबों खरबों कोशिकाओं का एक जटिल सिस्टम कैसे बन जाता है, जहां हर हिस्से को पता है कि उसे क्या करना है। बिल्कुल, और इन नोट्स के मुताबिक उस सवाल का जवाब एक शब्द में छिपा है, ऊतक यानी टिश्यूज। जी। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये रटना नहीं है कि कौन सा ऊतक क्या करता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कोशिकाएं मिलकर एक टीम कैसे बनाती हैं और ये टीम वर्क ही पौधों और जानवरों की दुनिया को कैसे चलाता है। एक तरह से जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक से आगे बढ़कर हम जीवन की ऑपरेटिंग फिलॉसफी को समझ रहे हैं। वाह, क्या बात है। और इस फिलॉसफी का जो मूल सिद्धांत है वो है श्रम विभाजन या डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा। इन नोट्स में एक बहुत अच्छी तुलना दी गई है। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, वो एक वन मैन आर्मी जैसा है। सब कुछ खुद ही करना है। हाँ, खाना, सांस लेना, चलना, सब कुछ एक ही कोशिका को करना पड़ता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में, जैसे हम और आप, ऐसा नहीं है। यहाँ तो हर काम के लिए विशेषज्ञों की फौज है। और वही विशेषज्ञ हैं ऊतक, कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जो एक खास काम करने के लिए बना है। बिल्कुल। पर यहाँ एक सवाल उठता है। जी। पौधे और जानवर दोनों ही बहुकोशिकीय हैं। जी। लेकिन वो एक दूसरे से बहुत अलग दिखते हैं, अलग रहते हैं। जी। तो क्या उनके ऊतकों में भी जमीन आसमान का फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क है, और इसकी वजह उनके जीने का तरीका है। पौधे स्थिर हैं। हाँ, एक ही जगह रहते हैं। एक ही जगह खड़े रहकर धूप, पानी और पोषक तत्वों से ऊर्जा बनानी है। इसलिए उनके ऊतक मजबूती और सहारे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके कई ऊतक, जैसे पेड़ की छाल, वो मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। अच्छा, मृत कोशिकाओं से। हाँ, क्योंकि मृत कोशिकाओं को रखरखाव की जरूरत नहीं होती। वो कम ऊर्जा में मजबूत ढांचा दे देती हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट डिजाइन है। कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा मजबूती। और जानवरों का क्या, हम तो हमेशा हरकत में रहते हैं। इसीलिए हमारे ज्यादातर ऊतक जीवित होते हैं। हमें भोजन की तलाश में घूमना है, शिकारियों से बचना है, और इसके लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। सही है। तो हमारे ऊतक ऊर्जा की खपत और गतिशीलता के लिए बने हैं। और एक दूसरा बड़ा फर्क है वृद्धि का, ग्रोथ का। हाँ, पौधों की वृद्धि कुछ खास बिंदुओं तक सीमित रहती है, जैसे तने और जड़ के सिरों तक, जबकि जानवरों में वृद्धि पूरे शरीर में एक समान रूप से होती है। ठीक है, तो चलिए पहले पौधों के इस स्मार्ट और कुशल डिजाइन को समझते हैं। नोट्स की शुरुआत होती है विभज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। इन्हें पौधे का ग्रोथ इंजन कहा गया है। हाँ, ये वो जगहें हैं जहाँ कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। ये पौधे के विकास की प्राइमरी साइट्स हैं। ओके। इनकी कोशिकाएं एक फैक्ट्री के वर्कर की तरह होती हैं, बहुत सक्रिय, घना कोशिका द्रव्य और बड़ा केंद्रक भी। हाँ, और उनका एकमात्र लक्ष्य है नई कोशिकाएं बनाना। नोट्स में एक दिलचस्प बात लिखी है कि इन कोशिकाओं में रसधानी यानी वैक्यूल नहीं होती। ये थोड़ा अजीब नहीं है? पौधे की कोशिकाओं में तो बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं। ये एक बेहतरीन सवाल है, और ये उनके काम से जुड़ा है। रसधानी का मुख्य काम क्या है? भोजन और पानी का भंडारण। बिल्कुल, लेकिन विभज्योतक कोशिकाओं का काम भंडारण करना है ही नहीं। वे अपनी सारी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ विभाजन में लगाती हैं। अच्छा। भंडारण के लिए जगह और ऊर्जा खर्च करना उनके लिए एक तरह से फिजूल खर्ची होगी। उनका काम है बनाना, स्टोर करना नहीं। अच्छा, तो ये पौधे के वो हिस्से हैं जो सिर्फ भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। नोट्स के अनुसार इनके 3 प्रकार हैं जो इनके काम की जगह पर निर्भर करते हैं। पहला है शीर्षस्थ या एपिकल। जी, जो जड़ और तने की नोक पर होता है और पौधे को लंबा बनाता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। हाँ, ये पौधे को ऊपर आसमान की ओर और नीचे जमीन की ओर बढ़ाता है। फिर आता है पार्श्व या लैटरल। ये चौड़ाई बढ़ाता होगा? बिल्कुल, ये तने को साइड से यानी उसकी मोटाई या चौड़ाई को बढ़ाता है। यही ऊतक है जो एक पतले से पौधे को समय के साथ एक मोटे तने वाले पेड़ में बदल देता है। और तीसरा? और तीसरा है अंतर्विष्ट या इंटरकैलरी, जो अक्सर पत्तियों के आधार या टहनियों की गांठों पर पाया जाता है, जहां से नई शाखाएं या पत्तियां निकलती हैं। तो एक समय के बाद जब ये कोशिकाएं विभाजित होना बंद कर देती हैं, तब क्या होता है? क्या वे
रिटायर हो जाती हैं? हाँ, रिटायर नहीं, बल्कि वे स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं। यहीं पर विभेदीकरण यानी डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया आती है। ओके। कोशिकाएं अपना रूप, आकार और काम बदल लेती हैं और स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज बन जाती हैं? बिल्कुल। अब उनका काम बढ़ना नहीं, बल्कि एक खास जिम्मेदारी निभाना है, और यहीं से पौधे की असली इंजीनियरिंग शुरू होती है। स्थायी ऊतकों को 2 समूह में बांटा गया है, सरल और जटिल। चलिए पहले सरल वालों से मिलते हैं। पहला नाम है पैरेन्काइमा। नोट्स में इसे पौधे का पैकिंग मटेरियल कहा गया है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये खाली जगहों को भरता है, लेकिन ये पौधे का किचन और स्टोर रूम भी है। अच्छा। ये जीवित कोशिकाएं हैं जिनकी दीवारें पतली होती हैं और मुख्य काम भोजन का भंडारण करना है। लेकिन जब इन्हीं पैरेन्काइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल आ जाता है, तो ये क्लोरेन्काइमा बन जाती है और प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करने लगती हैं। मतलब यही वो जगह है जहाँ पौधे का खाना बनता है। बिल्कुल। और एक और अद्भुत रूप है इसका, एरेन्काइमा। ये क्या होता है? जलीय पौधों में, जैसे कमल में, इन्हीं कोशिकाओं के बीच हवा की बड़ी बड़ी थैलियां बन जाती हैं। ये थैलियां पौधे को हल्का बनाती हैं और उसे पानी पर तैरने में मदद करती हैं। अरे वाह! तो एक ही ऊतक जरूरत के हिसाब से पैकिंग, कुकिंग और फ्लोटिंग तीनों काम कर रहा है। कमाल है। अगला है कोलेनकाइमा, जिसे लचीला सपोर्ट सिस्टम कहा जा सकता है। हाँ, जैसे तेज हवा में पौधे की टहनियां टूटती नहीं, बस झुक जाती हैं। वो इसी की वजह से होता है। जी। और ये लचीलापन आता है इसकी बनावट से। इसकी कोशिकाएं जीवित तो होती हैं, लेकिन उनके कोनों पर पेक्टिन नाम का पदार्थ जमा हो जाता है, जिससे वे मोटी हो जाती हैं। ये मजबूती तो देता है, लेकिन सीमेंट जैसी कठोर मजबूती नहीं, बल्कि एक फ्लेक्सिबल मजबूती। सही कहा। और सीमेंट जैसी मजबूती के लिए है तीसरा ऊतक, स्क्लेरेन्काइमा। नोट्स में नारियल के रेशे का उदाहरण दिया गया है, जिसे हाथ से तोड़ना लगभग नामुमकिन है। उन्हें पत्थर जैसा कठोर बना देता है। ये पौधे का असली कंक्रीट है। वाह! यहाँ एक बड़ा आइडिया छिपा है। इंसान आज बायोमिमिक्री के जरिए ऐसे ही प्राकृतिक डिजाइन से सीख रहा है कि कैसे हल्के लेकिन बेहद मजबूत मटेरियल बनाए जाएं। मतलब हम आज भी प्रकृति की इंजीनियरिंग को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। वाह, ये तो सच में एक गहरा कनेक्शन है। अच्छा, अब अगर पौधे के अंदरूनी हिस्सों की बात हो गई तो उसकी त्वचा यानी रक्षी ऊतक की बात करते हैं। पहला है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पौधे का स्मार्ट कवर है। ये एक सिंगल लेयर की सुरक्षा कवच है, लेकिन ये सिर्फ सुरक्षा नहीं करती, बल्कि पर्यावरण के हिसाब से खुद को ढालती भी है। जैसे रेगिस्तानी पौधों में पानी बचाने के लिए इसके ऊपर क्यूटिन नाम की एक मोमी परत चढ़ जाती है, जो इसे वाटरप्रूफ बना देती है। और इसी त्वचा में छोटे छोटे सांस लेने वाले छेद भी होते हैं, स्टोमेटा। हाँ, रंध्र या स्टोमाटा। ये पौधे के नाक और मुंह की तरह काम करते हैं, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान और अतिरिक्त पानी का वाष्पीकरण होता है। और जैसे जैसे पौधा बूढ़ा होता है तो उसकी त्वचा और मोटी और मजबूत हो जाती है, जिसे हम कॉर्क या छाल कहते हैं। ये मृत कोशिकाओं से बनी एक मल्टी लेयर जैकेट है, जिसमें सुबेरिन नाम का रसायन भरा होता है, जो इसे पानी और गैसों के लिए पूरी तरह से अभेद बना देता है। मतलब पौधे के पास अपनी वाटरप्रूफ, एयरप्रूफ और शायद फायरप्रूफ जैकेट भी है, कह सकते हैं। अब आते हैं जटिल स्थायी ऊतकों पर। इन्हें जटिल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये एक से ज्यादा तरह की कोशिकाओं की टीम से बने हैं, जो मिलकर एक बड़ा काम करती हैं। ये पौधे के ट्रांसपोर्ट और प्लम्बिंग डिपार्टमेंट है। जाइलम और फ्लोएम। जी। जाइलम को पानी का पाइप कहा गया है, जो पानी को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है। ये सुनने में तो सीधा लगता है, लेकिन एक 100 फुट ऊंचे पेड़ की चोटी तक पानी बिना किसी मोटर के कैसे पहुंचता है? ये भौतिकी का एक चमत्कार है। जाइलम मुख्य रूप से मृत खोखली कोशिकाओं से बना एक पाइप नेटवर्क है। अच्छा। पानी अणुओं के आपसी खिंचाव और पाइप की दीवारों से चिपकाव के कारण एक अटूट स्तंभ बना लेता है। जब पत्तियों से पानी वाष्प बनकर उड़ता है, तो वह नीचे से और पानी को ऊपर की ओर खींचता है। इसे ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। मतलब एक साइलेंट पैसिव पंप है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ काम करता है। बिल्कुल। ये तो अविश्वसनीय है। और दूसरा है फ्लोएम, यानी भोजन का ट्रक। हाँ, ये पत्तियों में बने भोजन को पौधे के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जिसे ऊर्जा की जरूरत है, जैसे नई कलियां, फल या जड़ें। जी। और जाइलम के विपरीत
इसका प्रवाह ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में हो सकता है और ये काम जीवित कोशिकाओं की मदद से होता है जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो पौधों की ये इंजीनियरिंग सच में हैरान करने वाली है। उन्होंने बिना हिले डुले जीवित रहने और फलने फूलने का एक बेहतरीन सिस्टम बना लिया है। बिल्कुल। लेकिन हम जानवरों को तो हिलना डुलना है, सोचना है, महसूस करना है, इसके लिए तो एक पूरी तरह से अलग टूल किट की जरूरत पड़ी होगी। बिल्कुल, और यहीं से जंतु ऊतकों की कहानी शुरू होती है जो गति, संवेदना और प्रतिक्रिया के लिए बने हैं। शुरुआत करते हैं हमारे शरीर के कवर से, एपिथेलियमी ऊतक। एपिथेलियल टिश्यू। हाँ, ये फर्श की टाइलों की तरह हमारे शरीर और अंदरूनी अंगों को ढकते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। और ये टाइलें भी अलग अलग डिजाइन की हैं, जैसे पतली और चपटी शल्की एपिथेलियम जो फेफड़ों में होती है, ताकि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो सके। सही। और हमारी त्वचा जो स्तरित एपिथेलियम से बनी है, उसमें ऐसी कई परतें होती हैं ताकि वो रोज की टूट-फूट झेल सके। हाँ, बनावट और काम का सीधा संबंध है। जहां अवशोषण होना है, जैसे आंत में, वहां स्तंभाकार यानी खंभे जैसी लंबी कोशिकाएं होती हैं, ताकि सोखने के लिए ज्यादा सतह मिले। बिल्कुल। और गुर्दे की नलिकाओं में घनाकार कोशिकाएं होती हैं। कभी-कभी यही एपिथेलियम अंदर की तरफ मुड़कर ग्रंथियां या ग्लैंड्स बना लेती हैं जो पसीना या हार्मोन जैसे पदार्थ बनाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया शरीर का बाहरी और भीतरी कवर। अब उस ऊतक पर आते हैं जो इन सब चीजों को आपस में जोड़ता और सहारा देता है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। और इसकी सूची तो बहुत लंबी और विविध है। इसमें खून भी है और हड्डी भी। ये दोनों एक ही श्रेणी में कैसे हो सकते हैं? एक तरल है, दूसरा पत्थर जैसा ठोस। ये एक शानदार सवाल है और इसका जवाब उनकी मूल संरचना में है। हर संयोजी ऊतक में दो मुख्य चीजें होती हैं, कोशिकाएं और एक मैट्रिक्स जिसमें ये कोशिकाएं बिखरी होती हैं। अच्छा, सारा फर्क इसी मैट्रिक्स का है। तो मैट्रिक्स ही असली खिलाड़ी है। बिल्कुल। रक्त में मैट्रिक्स तरल प्लाज्मा है जिसमें कोशिकाएं तैर रही हैं। हड्डी में यही मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से बना ठोस और कठोर है। और उपास्थि यानी कार्टिलेज। उपास्थि में, जैसे हमारे कान और नाक में, ये मैट्रिक्स नरम और लचीला है, इसीलिए हम अपना कान मोड़ सकते हैं। और स्नायु, लिगामेंट और कंडरा, टेंडन, इनमें हमेशा कंफ्यूजन रहता है। नोट्स में इसे याद रखने का एक बढ़िया तरीका है। स्नायु यानी लिगामेंट बहुत लचीला होता है और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। BLB, बोन लिगामेंट बोन। हाँ, जबकि कंडरा यानी टेंडन रेशेदार और बेहद मजबूत होता है लेकिन कम लचीला। यह मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। MTB, मसल टेंडन बोन। बिल्कुल। एक जोड़ों को स्थिरता देता है, दूसरा गति के लिए बल को ट्रांसफर करता है। और सूची में दो और नाम हैं, एरियोलर और वसा ऊतक। ये शरीर के फिलर और कुशन की तरह लगते हैं। सही समझा। एरियोलर ऊतक अंगों के बीच की खाली जगह को भरता है, उन्हें अपनी जगह पर रखता है और मरम्मत में मदद करता है। और वसा ऊतक? वसा ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू त्वचा के नीचे वसा जमा करता है। ये सिर्फ ऊर्जा का भंडार नहीं है, बल्कि एक थर्मल जैकेट की तरह काम करता है जो शरीर को गर्म रखता है और अंगों को झटकों से बचाता है। तो संयोजी ऊतक सच में शरीर का स्विसारनी नाइफ है। अब चलते हैं उस ऊतक की ओर जो इन सभी ढांचों को हरकत में लाता है, पेशीय ऊतक। मस्कुलर टिश्यू। ये ऊतक खास तरह के संकुचनशील प्रोटीन से बनी लंबी कोशिकाओं से बना है। जब ये प्रोटीन सिकुड़ते हैं तो गति होती है। और हमारे पास 3 तरह की मांसपेशियां हैं जी, जो अलग अलग काम करती हैं। पहली है रेखित पेशी, स्ट्रिएटेड, जो हड्डियों से जुड़ी है और हमारी मर्जी से काम करती है, जैसे हाथ हिलाना या चलना। ये हमारी ऐच्छिक यानी वॉलंटरी मांसपेशियां हैं। दूसरी है अरेखित या चिकनी पेशी, स्मूथ मसल। ये हमारे अंदरूनी अंगों में होती हैं, जैसे पेट, आंत और रक्त वाहिकाओं में। इन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये अनैच्छिक है। मतलब खाना पचाना या आंख की पुतली का सिकुड़ना अपने आप होता है? बिल्कुल। और तीसरी, जो सबसे असाधारण है, हृदय पेशी, कार्डियक मसल। ये सिर्फ दिल में पाई जाती है, अनैच्छिक है और जीवन भर बिना थके एक लय में धड़कती रहती है। ये सोचना ही कितना अजीब है कि हमारे सीने में एक ऐसी मांसपेशी है जो कभी आराम नहीं करती। इसकी बनावट भी अनोखी है। हाँ, ये शाखित यानी ब्रांच्ड होती है, जिससे कोशिकाएं एक नेटवर्क बना लेती हैं और एक साथ एक यूनिट की तरह काम कर पाती हैं।
यही तालमेल दिल की धड़कन को संभव बनाता है। अद्भुत। और अब हम आते हैं उस मास्टर सिस्टम पर जो इन सभी ऊतकों को नियंत्रित करता है, उन तक संदेश पहुंचाता है और उनसे जानकारी लेता है। तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, शरीर का कम्युनिकेशन नेटवर्क। हाँ, इसकी इकाई है न्यूरॉन। ये कोशिकाएं शरीर में बिजली के आवेगों यानी इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस के रूप में संदेशों को अविश्वसनीय तेजी से भेजती हैं। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और नसें सब इसी ऊतक से बने हैं। नोट्स में एक तथ्य है जो मुझे बहुत हैरान कर गया। एक अकेला न्यूरॉन 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से से लेकर आपके पैर के अंगूठे तक एक सिंगल कोशिका जा सकती है। एक कोशिका? जी, यही वजह है कि जब आपके पैर में चोट लगती है तो आपको तुरंत दर्द का एहसास होता है। संदेश को एक कोशिका से दूसरी में कूदना नहीं पड़ता, वो एक एक्सप्रेस हाईवे पर सीधे मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। ये तो प्रकृति की वायरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की यात्रा। हमने देखा कि कैसे कुछ सरल नियमों जैसे श्रम विभाजन और विशेषज्ञता का पालन करते हुए कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और फिर ये ऊतक मिलकर एक जटिल और क्रियाशील जीव का निर्माण करते हैं। चाहे वो पौधे की बिना मोटर के पानी खींचने की क्षमता हो या हमारे शरीर का ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम। ये सब इन टीमों के बेहतरीन तालमेल का ही नतीजा है। बिल्कुल। और इन नोट्स को पढ़कर जो एक अंतिम विचार दिमाग में आता है वो इन सिस्टम्स की आपसी निर्भरता को लेकर है। अच्छा। हमने श्रम विभाजन की बहुत बात की, जहां हर ऊतक अपना खास काम करता है। ये बहुत कुशल प्रणाली है, लेकिन ये नाजुक भी है। नाजुक कैसे? सोचिए, अगर इस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा काम करना बंद कर दे, अगर हृदय पेशी अपनी लय खो दे या तंत्रिका ऊतक संदेश भेजना बंद कर दें या रक्त ऑक्सीजन पहुंचाना बंद कर दें, तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। हाँ, बाकी सारे ऊतक भले ही एकदम स्वस्थ हों, लेकिन एक विशेषज्ञ टीम के फेल होते ही पूरा का पूरा सिस्टम ढह सकता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन सिर्फ अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं है, बल्कि ये उन हिस्सों के बीच के संबंधों और उनकी अटूट निर्भरता का नाम है।